औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल में मैं अपने तमाम देखने वालों, सुनने वालों, अपने दोस्तों, अपने भाई खाहों, इस चैनल की खैर खाही चाहने वालों सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं। नाम है जिनका गुलाम मोहिउद्दीन और दोस्त उन्हें कहते हैं गुल्लू भाई। मैंने गुल्लू भाई के बारे में पिछले दिनों एक खबर नेट पर देखी कि देखो जी, गुलाम मोहिउद्दीन ने जिंदगी कितनी मेहनत की थी, सैकड़ों उर्दू पंजाबी फिल्मों च काम किया, लेकिन वो बेचारा जिहड़ा किराए के मकान च रहिंदा है। मैं हर्ट हुआ, मुझे बड़े दर्द हुआ कि यार, गुलाम मोहिउद्दीन जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बरसहा बरस जिंदा रखा और बेशुमार उर्दू पंजाबी कामयाब फिल्मों के हीरो, कैरेक्टर एक्टर, क्या इनके पास वाकई अपना घर नहीं है? मैंने फौरी तौर पे इनको फ़ोन किया और इनसे पूछा कि गुल्लू भाई, क्या आप वाकई किराए के मकान में रहते हैं और वजह क्या है? ये चूँकि एक ताज़ा तरीन बात थी, इससे शुरू हम कर रहे हैं। उसके बाद बाकायदा इंटरव्यू मेरे इस सवाल के बाद होगा कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपकी नज़र भी इस खबर में पड़ी होगी। लो जी, गुलाम मोहिउद्दीन को तो अपना मकान भी नहीं है। आपने बहुत पैसा कमाया, आपने बहुत काम किया, आपने अपनी औलाद को आला तालीम दिलवाई, आपने बेशुमार दौलत जो है वो इकट्ठी की। पाकिस्तान में जो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है, टैक्स दिया है, उन एक्टरों में आप शामिल हैं। तो ये खबर कि लोग ऐसे ही खबरें छाप देते हैं बगैर सोचे समझे, क्या क्या इसके पीछे था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारा एक कल्चर है कि हम लोग नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं, और मैं नहीं समझता कि अगर कोई शख्स किराए के घर में हो तो वो कोई नेगेटिव बात है। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बहुत कुछ कहा लोगों ने मुझे कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मकान था, मैंने मकान मूव किया, यहाँ से मकान बेचा मैंने मॉडल टाउन से। उसके बाद मैं मूव कर गया स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी। तो काम तो आपको पता है, इंडस्ट्री तो कोलैप्स हो चुकी है पिछले 15-20 साल से, काम तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने फिर ये प्लान किया कि जब तक हालात बेहतर होते हैं, क्योंकि उम्मीद के सहारे ज़िंदा रहे, हाँ जी अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, अब गवर्नमेंट कुछ करेगी, ये करेगी। बहरहाल वो नहीं हो सका, लेकिन अब हुआ है थोड़ा काम। तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। फिर कोविड आ गया, वो 3 साल उसमें निकल गए। बहरहाल लेकिन अब ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है, बन जाएगा मकान, ही बन जाएगा, ये कोई गुनाह नहीं है। प्लॉट है, कर लेंगे अरेंजमेंट्स और भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, मेरी जो
सबसे बड़ी विश थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, मकान, अपने ज़ाती मकान में रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश थी वो ये थी कि मेरे बच्चे हाईली क्वालिफाइड हों, और माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया। बेटे को मैंने बाहर पढ़ाया है, मेरी बेटियों ने डबल मास्टर्स किया, माशाल्लाह दे आर वेल सेटल्ड। तीनों बच्चे मेरे हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो मुझे उसकी तरफ से कोई ऐसी फ़िक्र नहीं है, और सब सेटल्ड हैं अपने अपने कामों में माशाल्लाह। तो ये बाकी जो बातें होती हैं ये चलते रहती हैं। तो अब लोगों ने मुझे कहा कि आप हुकूमत को कहें, ये मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत काम दिया, बहुत मैंने काम किया, अब कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा मसला ये हुआ है मेरे साथ कि लाहौर में काम नहीं, इसकी वजह से, और लाहौर मैंने छोड़ा नहीं। तो ये एक वजह थी, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको जिस तरीके से हाईलाइट, स्कैंडल बनाना, हम्म, स्कैंडल बनाना। स्कैंडल बनाना नहीं, मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये एक कल्चर है हमारा, नेगेटिव बात तलाश करनी है। अगर मैं 100 बंदों को हज करने भेज दूं तो वो खबर कभी नहीं बनेगी, वो ना सोशल मीडिया में आएगी ना प्रिंट मीडिया में आएगी। लेकिन कोई ऐसी वैसी खुदा न खासा नेगेटिव बात हुई तो उसको हाईलाइट किया जाएगा। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास दर्जनों जाती मकानात हैं, हाँ और दर्जनों मकानात उन्होंने किराए पे चढ़ाए हुए हैं, हाँ, लेकिन खुद वो अपनी मर्जी के पसंदीदा किराए के मकान में रहते हैं। वो भी होता है, ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी बिल्कुल होता है। है। और तो बहुत से लोग ये हैं कि वो कहते हैं कि ये जो मेरी 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको मैंने स्टक किया हुआ है, ये 10 करोड़ मैं अगर बिजनेस में लगाता हूँ तो मुझे महीने की कम से कम 20 लाख रुपए की इनकम होती है। तो मैं 2 लाख रुपए का घर किराया पे लेके अपने बिजनेस को ना रोल ऑन करूँ, मैं अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। तो इसमें जो भी लोग ये हाईलाइट करते हैं तो उनको मैं ये कहूँगा कि अपने आप को पॉजिटिव करें, और मैं नहीं माइंड करता इन बातों को, आई डोंट केयर, करते हैं, करने दें। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप किस घराने में पैदा हुए? आपका बचपन कैसे गुजरा? आपकी जो एक अवाइल उम्री थी, उसमें आप किस किस्म के नौजवान थे? शरारती थे, खिलाड़ी थे, खामोश आदमी थे? कुछ अपनी बचपन और जो अवाइल उम्री है, इस पे आप कुछ बताएं। एक और बीच में बात रहेगी, इस अवाइल उम्री में लड़कियों वड़कियों का पीछा करना भी जरूरी समझा जाता है। नहीं, मैंने पीछा नहीं किया, लेकिन मेरा पीछा हुआ। पीछा हुआ। हाँ, तो उन दिनों गाना बड़ा चलता था, मुझे याद है, न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर चुरा सकोगे, तो वो गाना मैं सुबिया सुनता खानम। था। तो अच्छा गुजरा मेरा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो बचपन था, मैं अपने भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप मेरे बड़े भाई को जानते हैं, उनका भी इंतकाल हो, गुलाम मुस्तफा साहब। आप लोग काम करते थे मसावात में, कराची से, सब भाई बड़े। मेरी आपकी मुलाकात कराची मुसावात में हुई थी जब आप एक्टर नहीं बने थे। एग्जैक्टली आप अपने भाई के पास आया करते थे। मैं आया करता था, ठीक है। इब्राहिम जली साहब शायद उसके जी एडिटर हाँ, थे, ऐसा थे कुछ। आखिरी दिन थे वो। या तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन ये था कि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन ये ज़रूर होता था कि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले फिर मैं ज़रा इन्वॉल्व हो जाया करता था, और खेल कूद के गुजारा, दोस्ती यारी में गुजारा बचपन और लड़कपन। तो उससे एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में आया हूँ तो मुझे काफ़ी नो हाव हो चुकी थी, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी की निकल वड़, वो सारी मैंने समझ आ गई ते अच्छा रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर मैंने एक वहाँ पे भी एक टीम बनाई थी, अल्लामा इकबाल क्रिकेट क्लब के नाम से, कराची में। जी। और फिर जब मैं लाहौर आया तो आने के 2-3 साल बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक आर्टिस्टों की टीम बनाई। तमाम बड़े आर्टिस्ट, अच्छी क्रिकेट खेलते थे सारे,
अपनी चल रही टीम जो डिस्पर्स हो गए हैं, बहुत से लोग कराची चले गए हैं, बहुत से इधर उधर हैं। मेरा ख्याल है एक टीम इससे पहले भी बनी थी, उसमें कुछ वो कभी तस्वीरों में साल 2 साल 3 साल में एक आध मैच हो। मेरी रेगुलर टीम थी, मेरी रेगुलर टीम आपने। रेगुलर टीम थी। 300-400 मैंने मैचेस करवाए हैं और वेलफेयर का बड़ा काम किया इसके लिए। फ्लड इफेक्टीज के लिए किया, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए किया। इंडस्ट्री में मैंने एक वेलफेयर फंड बनाया, जो मुस्तहिक लोग होते थे, कोई ज़ख्मी हो गए, कोई बीमार हो गए, जॉबलेस हैं, उनको मैं पैसे भिजवाया करता था घर पे। और स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए किया, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए किया, और इमरान खान साहब को मैंने घर आने की दावत दी थी, फिर मैंने उनको फंडिंग की। तो वो समझता अभी भी शौकत खानम हॉस्पिटल में डोनर्स की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, फिल्म स्टार्स, पाकिस्तान फिल्म स्टार्स क्रिकेट क्लब। तो मैंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, मैंने ये सारे काम भी बहुत सारे किए, अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के काम किए। अभी कुछ प्लान्स हैं मेरे जहन में ऐसे जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ज़रा हालात मुख्तलिफ हैं थोड़े से। तो इसके लिए आपको एक बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। क्या आप महसूस करते थे बचपन में कि आप शोबिज़ की तरफ जाएंगे, या आपका रुझान था, ध्यान था कभी एक्टर बनने का, या एक्टर के अलावा आर्ट के किसी शोबे में जाने का? नहीं, ये डेवलप उस वक्त हुआ खावर साहब, जब मैं नाज़ाबाद के एक इलाके में जहाँ घर मूव करके मेरे पेरेंट्स वहाँ गए, तो वहाँ सिनेमा हॉल में मतलब 2 सिनेमा हॉल थे नज़दीक नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो उन्होंने अट्रैक्ट किया, प्लस ये हुआ कि मेरे जो स्कूल फ्रेंड थे, जो मेरी थी सेकंड शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट मैंने इसलिए ली कि उसमें क्रिकेट बेस पे मुझे फीस मेरी माफ़ हो जाती। सो आई वॉज वेरी गुड बॉलर यंग एज में, ऑलराउंडर में था मैं, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। सेकंड शिफ्ट ली। फिर ऑलरेडी जो मेरे सीनियर फ्रेंड्स थे वो स्कूल से भाग के फिल्में देखते थे, तो वो मुझे भी लगे और चलो फिल्म देखते हैं, लत चलिए। लग गई। मैंने कहा चलो, वो देखा तो फिर लत लग गई। फिर वो बस फिल्में देखते 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 वो खुद ब खुद रास्ते इस तरह से बनते गए कि मैंने पहले रेडियो से काम किया, बज़्म तलबा स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था। उसके बाद फिर कमर्शियल प्रोग्राम्स किए, और हर जगह फेल कर दिया मुझे। ऑडिशन में फेल फेल किया मुझे रेडियो पे। बहरहाल फिर वो होता है, फिर वो मुझे कमर्शियल प्रोग्राम्स भी मिल गए। फिर मैं वॉइस ऑफ अमेरिका मैंने किया, वहाँ जाके भी मैंने ऑडिशन दिया। और उसके अलावा मॉडलिंग की, पीटीवी किया, 2-3 बड़े अच्छे थिएटर भी मैंने किए। और उसके अलावा फिर जिन्ना फिल्म जो कायद आज़म पे बनी थी, उसमें जो कायद आज़म के कैरेक्टर का उर्दू वर्जन था, उसकी डबिंग मैंने की थी, यानी कायद आज़म की आवाज़ जो थी वो मेरी थी। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। बहुत एक बहुत हॉलीवुड, बहुत एजाज की बात है ये। हाँ, बहुत बड़े आस की बात है। और मैं जिस वक्त वो फिल्म मैंने पढ़ा अखबार में कि जी ये कायद आज़म पे फिल्म बन रही है और मुकम्मल होगी, तो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ। कायद आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल हो गए, इस तरह के जितने भी हमारे बड़े हैं। हमारे दीन तो है। हाँ, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं इस फिल्म का हिस्सा बन सका। मगर मैंने कहा चलो अल्लाह को मंजूर, वो इत्तेफाक ये सोचा मैंने। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं खावर साहब, मैं एक बार जो मैं सोचता हूँ उस पर बहुत जल्द अल्लाह ताला मुझे रिटर्न दे देता है। वो 4-5 दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया कराची से। वो मजूर कुरैशी साहब आर्टिस्ट भी हैं, उन दिनों बड़े अच्छे, वो टीवी के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि वो इस तरह से है, अगर आप माइंड ना करें तो आप ऑडिशन हम करेंगे। आई सेड ओके। मैं चला गया कराची, मैंने जाके वो ऑडिशन दिया। 10-15 रोज़ के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई आपको अप्रूव किया, अमेरिका भेजा था, हॉलीवुड। तो वहीं की बेस थी फिल्म, वहीं के टेक्नीशियन थे, सारे आर्टिस्ट भी वहीं के थे जिन्होंने कायद आज़म का रोल किया। क्रिस्टोफर ली, हॉलीवुड के बड़े आर्टिस्ट थे वो। एनीवे वो अप्रूव हुआ, फिर मैंने उसकी डबिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत वैरायटी मिली है, और जितना भी मैंने काम किया सब मेरिट पे किया। इसी तरह फिल्मों की भी मुझे बड़ी वैरायटी मिली है। उर्दू फिल्में मिली है तो मेरा नाम है मोहब्बत, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक लव स्टोरी। लव स्टोरी। और मैं कहता हूँ खावर साहब, पाकिस्तान की 2 फिल्में जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे सुपर डुपर हिट है, मेगा हिट। एक मेरा नाम है मोहब्बत और दूसरी मौला जट।
और जो सेकंड टाइम मौला जट बनी वो भी द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो दोनों के राइटर नासरुद्दीन थे, पहली मौला जट के डायरेक्टर यूनुस मलिक साहब थे, दूसरी जो बनी लेजेंड ऑफ मौला जट बिलाल आशरी थे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे वैरायटी बहुत मिली, और उर्दू फिल्में, पंजाबी फिल्में, दोनों साइड पे अल्लाह ये ने मुझे आप कामयाब। समझते हैं कि नासिर अदीब जो हैं, जिन्होंने सैकड़ों फिल्में लिखी और उनमें 95% में सुल्तान रही ने काम किया, और ये एक फिल्म लिखी थी मोहम्मद कमाल पाशा ने, लाइसेंस, हम्म, मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रही की। जी जी। तो ये जो मौला जट थी वो लाइसेंस से माखूज किस्म की एक फिल्म थी, अगर आपने लाइसेंस देखी हो। और उसके बाद जब मौला जट हिट होती है तो कई साल तक, बरसा बरस, दहाइयाँ, जब तक सुल्तान रही जिंदा रहे, पाकिस्तान की फिल्म मौला जट के हिसार से बाहर नहीं निकल सकी। क्या ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक जुल्म नहीं था? एक बंदा एक ही कहानी हजारों बार लिखे जा रहा है और लोग देखे जा रहे हैं, उसमें गंडासा है, उसमें लड़ाई है, उसमें बड़के हैं जी। मतलब मौला जट आप देखें, मौला जट में सिर्फ एक गाना है जो थोड़ा सा आपको अपील करता है, वरना मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रही के मुकालमों के अलावा कुछ भी नहीं है। उस फिल्म की जो हाईलाइट थी वो थी नासिरुद्दीन साहब के डायलॉग, जो मेरी ज़ाती राय, और दूसरी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की परफॉर्मेंस। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस वो इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, बाकी जो आपने कहा ना कि वो मौला जट के हिसार से नहीं निकली, ये सिर्फ उन फिल्मों की हद तक था जिनमें राय साहब होते थे। जिन फिल्मों को मैंने किया, सोलो हीरो लाइक वडेरा, बिल्कुल डिफरेंट फिल्म थी वो इंडिया में भी कॉपी हुई, और मेरा कैरेक्टर था शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने किया। इसी तरह जिद, एक मेरी उर्दू फिल्म थी, वो संजय दत्त ने वो कैरेक्टर किया। बहुत सारी उन्होंने भी की, हमने भी, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन चूंकि राही साहब को प्रोड्यूसर्स या राइटर्स या डायरेक्टर उस हॉल से निकालना नहीं चाहते थे, यार अगर पैंट में, पैसा आ रहा है। हाँ पैसा आ रहा है, फिल्म चल रही है जी, राय साहब। फिर राय साहब की क्वालिटी ये थी कि फिल्म को फटाफट मुकाते थे, तो काम चलता रहता था। यानी वो सुबह शुरू करते थे 8-9 बजे, काम शुरू करते थे, रात 12-1 बजे तक काम करते थे, टाइम पे आते थे, मेहनती इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनको लेके फिर कोई और कैरेक्टर कंसीव नहीं हो सकता था, वो उसी कैरेक्टर में अच्छे लगते थे और लोग भी उनको उसमें लाइक करते थे। तो वो एक मेरा नाम है मोहब्बत, हम्म, जो पाकिस्तान की एक यूनिक फिल्म है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें आपको हीरो का रोल कैसे मिला? मेरा एक टीवी प्ले था खावर साहब, कासिम जलाली साहब का, उसका नाम था कितनी आंखें कितने ख्वाब। वो टीवी प्ले शबाब साहब ने देखा, सिर्फ पीटीवी का दौर था वो। तो वो प्ले देख के फिर उन्होंने ये माइंड मेकअप किया कि मैं, मतलब मुझे कास्ट करेंगे। तो फिर शबाब साहब ने फ़ोन किए कराची एवरडी पिक्चर्स वालों को, सतीश आनंद साहब के फादर थे जगदीश आनंद, उनको। बहरहाल वो आए कराची, उन्होंने मुझे कन्विंस किया। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डरा हुआ था खबर साहब। मैंने कहा यार, उस दौर में 4 हीरोज़ ऐसे थे जो अपनी पीक पे थे उर्दू फिल्मों में, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब। और उस पूरे एरा में जितने भी नए हीरोज हैं सब फ्लॉप हुए। हीरो तो नहीं फ्लॉप होता, फिल्म फ्लॉप होती। हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर बुरी फिल्म भी हिट हो जाए तो हीरो हीरोइन दोनों हिट हो जाते हैं, अगर वो नए हों। और अगर अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाए, हीरो ने हीरोइन ने काम भी अच्छा किया हो, तो वो भी फ्लॉप करार देते हैं लोग। तो इससे बहुत सारा टैलेंट जो है वो ज़ाय हो गया।
जबकि मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी मिसाल है दिलीप साहब की। दिलीप साहब की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, अभी जानते हैं, जवार भाटा थी क्या जो भी थी, 3-4 साल वो बेकार रहे। उसके बाद शौकत रिजवी साहब ने उनको कास्ट किया जुगनू में, वो फिल्म हिट हो गई। आज दिलीप साहब हो गए। तो वहाँ टैलेंट ज़ाया नहीं करते, या टैलेंट ज़ाया हो जाता है। किसी को कहेंगे यार वो तो पहली फिल्म ही फ्लॉप हो गई थी, फारे का मुंडा फारे गया। तो शुक्र है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबरा शरीफ की भी पहली फिल्म थी? नहीं, बाबरा मुझसे पहले कर चुकी थी, एक दर्पण साहब की फिल्म थी, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, आज दी ताज़ा खबर। एक और थी सुलेमान साहब की फिल्म भूल, बाबरा ने उसमें भी काम किया था। फिर अभी मेरा नाम है मोहब्बत स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैं लाहौर आ चुका था, तो शमा एक फिल्म रिलीज हुई थी नदर शबाब साहब की। तो वो मुझे नदर शबाब साहब उसमें भी ले गए थे दिखाने, तो उसमें भी बाबरा थी। वो मुझसे पहले उन्होंने कुछ फिल्में की थी, वो 4-5 फिल्में बखल उन्होंने की हुई थी। तो वो प्ले देख के फिर शबाब साहब ने मुझे कास्ट किया। तो पहली 2 फिल्में जो थी, इंसान और आदमी, नहीं, इंसान और इंसानियत और शिकवा, अभी मेरा नाम है मोहब्बत में मैं नहीं था। तो इंसान और इंसानियत में नदीम साहब थे, और शिकवा में मोहम्मद अली साहब थे। इस तरह से वो 2 सीनियर आर्टिस्ट थे मेरे साथ। तो शबाब साहब ने उसके रश प्रिंट्स जब देखे ना, तो बस वो रश प्रिंट देख के बाहर निकले, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन असिस्टेंट को कहा कि यार कल मुझे गुल्लू से मिलना है। वो शबाब साहब, उनका ऑफिस था समनाबाद में, और मुझे भी उन्होंने वहीं ठहरा। तो शायद आपने देखा उनका ऑफिस, ऊपर शबाब चौक। शबाब चौक, ऊपर अपार्टमेंट था 2 कमरे का, तो वो मेरे पास था। खैर शबाब साहब आए, उन्होंने बुलवाया, मैं गया। तो कहने लगे आपने एक फिल्म और करनी है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगे मेरा नाम है मोहब्बत, उसका नाम है, लव स्टोरी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं रोमांटिक सीन से बड़ा भागता था मैंने रोमांटिक सीन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता था। तो मैंने कहा कौन कौन है इसमें? और कहने लगे आप हैं। मैंने कहा और? कहने लगे आप हैं। मैंने कहा नहीं कोई और? मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वही साहब, शायद। नहीं नहीं, कोई और नहीं है, आप अकेले हीरो हैं, और आपके साथ हीरोइन है बाबरा शरीफ। मैंने कहा ठीक है। बाबरा आपसे सीनियर थी, पहले काम कर चुकी थी? हाँ, फिल्म में वो काम कर चुकी थी, तीन तो चार फिल्में जैसे मैंने पहली बताया। शूटिंग जो बाबरा के साथ आपने की, हाँ, तो उसका कोई वाकया? नहीं, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। आप जानते थे, हाँ, वो मुलाकात इस तरह थी? जानते थे कि जब बाबरा भी कराची में रहती थी, तो एक टीवी प्ले हुआ था, उसका नाम था मिस 4 o'clock। तो उसमें ये था कि एक नर्स है जो वार्ड में आती है, मरीजों के वार्ड में। तो उसमें मैं भी था, मोइन अख्तर भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कुछ और भी आर्टिस्ट थे। हमें ये दिखाया कि हम सब उसके फॉलोइंग, उसको फॉलो करते हैं, उसके आशिक हैं, हम उसके फ़ैन। वो जैसे ही आदमी को अपने बाल ठीक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, वो तो सिस्टर मेरे हाथ में तकलीफ हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट। बहरहाल वो रोल बाबरा ने किया था। वो पूरे 4 बजे आती थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम रखा था मिस 4 o'clock। तो अच्छा, बाबरा के साथ एक इंटीमेसी थी उससे पहले ये भी। नई बात है ये कि वो एग्जैक्ट टाइम पे आया करती थी, और मिस 4 o'clock उनको हाँ, कहा पूरे जाता 4 बजे आती थी ना, सब घड़ी देख रहे हो, टाइम जितने भी टाइमिंग मरीज थे। कि 4 बजेंगे तो वो हाँ, सेट पे वो आ कहते जाए। ना ठरकी, सारे मरीज ठरकी, वो घड़ी देख हाँ। टिंग 4, वो फौरन सीधे होकर बैठी। तो इस तरह का कॉमेडी टाइप का सीन है। ठर की वो हवाले से थे, बाबरा के हवाले से थे या उसके टाइम के हवाले से? टाइम के हवाले से उसका नाम रखा था, वो 4 बजे आती है, वो अच्छा अच्छा। ये पेशेंट्स के पास। बाबरा एक खूबसूरत अदाकारा है, हाँ, बहुत आर्टिस्ट, बहुत बहुत जबरदस्त प्यारी। आर्टिस्ट। जितनी बड़ी वो आर्टिस्ट है, उतना बड़ा उनका स्ट्रक्चर भी है। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न भी बहुत दिया हुआ है। हाँ, तो आपने जब उनके साथ पहली शूटिंग की, तो उसमें कुछ आपके जज्बातियत को कोई ठेस पहुंची हो? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं हुआ। फ्री हो गए? नहीं, वो जो ऐसा नहीं हुआ। गाना आपने किया उनके साथ, वो गाना है ना अपना, ये मैंने ये लिखा हुआ दुनिया है, रहे ना रहे मेरे हमदम,
हाँ, गाने तो बहुत से हैं उसमें। उसमें ये गाना तो खास तौर पे जिसमें आप एक दूसरे को जप्फी डाल के रोते भी हैं। जप्पियां तो फिर बड़ी पड़ती हैं, आपको पता है, गाने में तो होता है ना फिल्मों में। तो बाबरा तो शरीफ के साथ जप्फी डालना कोई आसान काम तो नहीं है, हाँ, और आसान इतनी काम तो नहीं था, तवील जप्फी। लेकिन जब काम हो रहा होता ना खान साहब, हम्म, तो फिर वो जहन में एक बात होती है कि जप्पी भी वो डालनी है जो सीन की रिक्वायरमेंट है। कुछ जप्पियां होती जिन्होंने कहना खुट के पाओ, हम्म, एक वो जप्फी होती, एक वो जप्फी होती जड़ी थोड़ी जी फेक होती है। हाँ। मैं मिडिल रास्ता तलाश कर रखता लेकिन था। ये आपकी जो जप्फी थी ये तो बहुत जज्बाती जप्फी थी। जज्बाती जप्फी, हाँ। इसको क्योंकि तो एक्चुअली वो ये तो मेरे ख्याल में मेरा नाम है मोहब्बत का जो क्लाइमैक्स है और उसकी कामयाबी का जो कुलीद है, चाबी हाँ, है, जो वो लास्ट वाला गाना। आप और ये गाना जो आपका है जिसमें आपने खुलकर हाँ, बाबरा शरीफ के साथ जप्फी डाली और उसने भी उसी तरह अपने जज्बात का इजहार किया। हाँ। आपको क्या एतराज है ये बता। नहीं, मुझे मुझे बड़ी परेशानी होती है कि आपके उसी ये तरह। मौका मुझे नहीं मिला ना। ये मौका जो है, आपने कई दफा देखी हो फिल्म, मेरा ख्याल है ना। मैंने वो सीन देखने के लिए फिल्म देखता था, हाँ, है जी। वो सीन ऐसे था, नेचुरल था, बिल्कुल नेचुरल। हाँ। नहीं वो, अच्छा एक मैं आपको और बात बताऊं कि वो पाकिस्तान में 14 साल, सॉरी चाइना में 14 साल कंसेक्यूटिव चली वो फिल्म। 14 साल। 14 साल कंसेक्यूटिव, और मेरे बाबरा के स्टैचूज लगे हुए उसमें, वहां पे उन्होंने लगाए। बल्कि कल यहाँ आपके सामने आप जो, लोगों को रॉयल्टी भी मिली वहां चीन में फिल्म नहीं लगने नहीं की? नहीं, नहीं। वो एक्चुअली शबाब साहब ने गिफ्ट की थी वो। और शबाब साहब ये चाहते थे कि हमें एक मार्केट मिले। चाइना तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क है, लेकिन उसका फॉलोअप हुआ नहीं। फिर जब मैं चाइना गया, मुझे वहाँ के गवर्नर जो थे, जिंगचांग एक प्रोविंस है जिससे कैपिटल है उड़ुमची, तो उन्होंने इनवाइट किया था, वहाँ हम लोगों ने कुछ शोज वगैरह किए। तो मैंने जाके कहा वहाँ पे रॉयल पार्क में, उस ज़माने में तो काफ़ी ऑफिस थे, आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने कहा यार एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप उस चांस को अवेल करो। मेरा नाम मोहब्बत ने वहाँ बड़ा बिजनेस किया है, तो आप भी अपनी फिल्में भेजो, हमें एक मार्केट मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि प्रिंट आप नया निकलवा के भेजें। तो उस ज़माने में होता था तकरीबन ₹1,00,000 का प्रिंट का खर्चा आता था नया प्रिंट निकालने में। उन्होंने कहा जी ये तो ₹1,00,000 का तो प्रिंट का खर्चा हो गया, तो बाकी और कितने पैसे मिलेंगे हमें। मैंने कहा ये मैं नहीं कह सकता, ये हो सकता है कि मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ, आप उनसे बात करो, बिटवीन यू एंड हिम, जो वो चाहते हैं आप उसके हिसाब से काम करो। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली उसका वो फॉलोअप हो नहीं सका, लेकिन मुझे दुख है कि एक अच्छी मार्केट थी हमारी, और भी फिल्में जाती तो एक बहुत अच्छी मार्केट बन सकती थी हमारी चाइना। अभी कल की बात है ये जो मैं आपको बता रहा था, इंपीरियल मॉल में चाइनीज़ फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो मुझे वहाँ के कॉन्सुलेट की तरफ से इनविटेशन आया था। वहाँ बेशुमार चाइनीज़ थे जिनके पास अब भी मोबाइल फ़ोन में वो फिल्म है। कई चाइनीज़ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने दिखाया ये लुक दिस फिल्म, मेरा नाम है मेरा नाम मोहब्बत, है मोहम्मद, उन्होंने ठीक है ना। हाँ, महफूज की हुई है। हाँ, तो डब हुई थी वो। यस। अच्छा गाने उन्होंने यही रखे थे हम्म, उर्दू में, हम्म। और जो डायलॉग थे वो उन्होंने वो डब किए थे, डब वो किए, डब किए थे उन्होंने, डब हाँ, किए गए थे। वो डब किए थे। गुलाम मोहम्मद साहब, आप माशाल्लाह इतना तवील मुसाफत तय करने के बावजूद आज भी खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अगर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहाल होती है, पता नहीं आप कराची क्यों नहीं गए, तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान का असासा थे, असासा है, असासा रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हम आपको सलाम पेश करते ये खबर साहब आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, और मेरे लाहौर ना छोड़ने की एक वजह ये है कि मैं थोड़ा सा नज़रियाती इंसान भी हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि रिस्क खुद इंसान को तलाश करता है, बजाय इसके कि आप खुद रिस्क के पीछे भागो। मेहनत ज़रूर करो,
लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें कि आपको अल्लाह ने रिस्क देना है। ये ज़रूर हुआ है कि लाहौर में इंडस्ट्री कोलैप्स होने की वजह से काम कम हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं फाइनेंशियल, लेकिन बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो गया है। अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो हमारी हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने 2 अरब का एक बजट अप्रूव ये किया है। वो बहुत बड़ा काम किया बहुत उन्होंने। बड़ा काम किया उन्होंने, और इसके पीछे मेरी भी बहुत मेहनत है। और 2004-05 के दौर में मैंने टैक्स भी माफ़ करवाया था। जनरल इनायतुल्लाह खान नियाजी थे उस ज़माने में, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, और जनरल इनायतुल्लाह खान नियाजी थे वो नेफडेक के चेयरमैन थे, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो कुछ हमारी भी वो संगीता के दोस्त थे शायद, मेरा ख्याल है, मैं उनके साथ मिला हूँ, संगीता के साथ मिला था उनसे। अच्छा, मुझे तो जब मिले वो अकेले मिले, किसी और के साथ नहीं मिले वो, जनरल नियाजी साहब। तो मेरे से उनकी बड़ी अच्छे दोस्ती थी। आदमी थे वो, फिल्म का चाह रहे थे कि वो फ्यूचर चाहते बने। थे, वो चाहते थे। मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, और बड़े सिंपैथेटिक थे इंडस्ट्री के साथ। और उन्होंने कहा भी था मुझे कि मुझे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा है कि ये 27 करोड़ की नेफडेक की एक प्रॉपर्टी थी जो लाहौर में, इस्लामाबाद में बेची थी। तो मुशर्रफ साहब ने उनको कहा कि नहीं साहब, आप ये 27 करोड़ रुपए जो हैं ये आप इंडस्ट्री के लिए काम करें, इंडस्ट्री को आप बहाल करें, और फंड्स भी मैं दूंगा। सिर्फ उसमें एक कंडीशन ये थी कि वो कह रहे थे कि आप एक डेलीगेशन बनाओ, और कोई 6-7 आर्टिस्ट हो जाएं, 2-4 और लोग हो जाएं आपकी जो चेयरमैन हुआ रहे हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपकी मुशर्रफ साहब से मीटिंग करवाता हूँ, तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो भी आर्ट लवर थे, मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन वो हो ना सका वो। मैं आपकी या मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मरीम नवाज साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए जो इकदाम उन्होंने शुरू किए हैं उनको जल्द से जल्द अमली जमा पहनाना चाहिए। बिल्कुल, और वो अगर कर रही हैं। अगर फिल्म जो है उसका रिवाइव हो जाती है, यहाँ रिवाइवल हो जाता है पाकिस्तान हाँ, इंडस्ट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फिल्म का रिवाइवल हुआ है। सोसाइटी में एक वही मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। बिल्कुल। वो चीज़ें जो इस वक्त हमें बहुत बुरी लग रही हैं हाँ, वो अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, वो क्योंकि भी है। कल्चर के बगैर तो आप मुल्क नहीं होते। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और खान साहब, इसके साथ साथ सिर्फ फिल्म बनाना ही नहीं, फिल्म बननी चाहिए, लेकिन फिल्म जिन शोबों से रिलेटेड होती है, लाइक सिनेमा हॉल्स, उनका जो बिजनेस सिस्टम है उसको भी ठीक करना चाहिए। वैसे मेरी नॉलेज में ये है कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि फिल्म रिलीज हो जाती है, अच्छी भी जाती है, तो जो उसका रिटर्न, जो प्रॉफिट प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए, वो 2-2 साल नहीं मिलता उसको। उसको इमीडिएट मिलेगा जैसे पहले होता था, तो वो फौरन नेक्स्ट फिल्म शुरू करेगा। मुझे याद है इसी लाहौर शहर में लक्ष्मी चौक पे जितने भी सिनेमा होते थे, 2-4 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं भी शो देखने के लिए चला गया अपनी फिल्मों के। 9 से 12 वाला शो देखा, वो देखा तो देखा कि वो प्रोड्यूसर जो बोरियों में पैसे भर के ले जा रहे हैं। इमीडिएट वो कहते हैं आप शाम को आए, अपने पैसे ले जाओ। बोरियों में पैसे भरते हुए यस। मैंने देखा है हाँ, इनायत हुसैन भट्टी के भाई को। हाँ, बिल्कुल। वो बोरियां बाकायदा, वो जो कनक की, गंदम की बोरियां होती हैं, एग्जैक्टली वही उनमें होती है। पैसे, इतना पैसा आता था कि बिल्कुल, बिल्कुल, उनको उनको बिल्कुल, बांधा जाता था, 2-4 आदमी साथ गनमैन लिए जाते बिल्कुल। थे, फिर बैंकों में पैसा जमा कराया जाता था। और इतनी ज्यादा आमदन थी फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, और दूसरी बात खबर साहब ये है कि सिनेमा हाउसेस की शॉर्टेज हो चुकी है। काफ़ी सिनेमा हाउसेस डिमोलिश हो गए। देखें, जब मैं इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी ना, हम टॉकिंग अबाउट 1975, उस वक्त कुछ 650 सिनेमा थे। अब हमारे पास 100-125 सिनेमा हॉल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में। उसमें जो डिजिटल सिनेमा है वो आम आदमी अफोर्ड नहीं करता। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई है जिसको हम कर सकते हैं ठीक, वो ये है कि जितने छोटे छोटे शहर हैं ना, उन सब में अब बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट एक रूल बना दे कि उन मॉल्स में, एक मॉल अगर बनता है 6 फ्लोर का, 8 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, उसमें कम से कम 2 सिनेमा होने चाहिए। एक 2 नंबर फ्लोर पे बना दें, एक चौथे फ्लोर पे बना दें, एक किसी और में बना दें, और वहाँ का टिकट भी कम हो, ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट, लोगों के पास एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई तफरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है लोगों के पास। लोग घूम रहे हैं रातों को, सड़कों पे फिरते होते, कहीं ढाबे पे बैठ गए,
गरीब आदमी 2,000 रुपये अफोर्ड नहीं करता फिल्म देखने के लिए, उसके लिए 200, 300, 400 मैक्सिमम ये होना चाहिए। आपने मरीम नवाज की बात की, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है, इनकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कदीमी ताल्लुकात हैं। इनके एक रिश्तेदार थे, वो प्रोड्यूसर भी थे। सैफुद्दीन सैफ भी नवाज शरीफ फैमिली के करीबी रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो हम नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से भी दरख्वास्त करेंगे हाँ कि फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए हाँ वो जितना जल्द जो कुछ कर सकते हैं हाँ, करें। उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए और काम शुरू करवा दे। अब जो पॉलिसी उनकी तरफ से जो रूल्स रेगुलेशंस अनाउंस हुए उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो मेरी कल भी बात हुई थी, शहजाद रफ़ीक साहब आजकल हमारे चेयरमैन है प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, एक आध दिन के बाद उनके साथ मैंने मीटिंग करनी है। उस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना हमने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो लोग जो 50-50 साल से 65 साल से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और पिछले 20 साल से फाके काट रहे हैं, जिनमें बड़े अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, हर बंदा है, हर शुबे के बंदे भी 2-2, 4-4 बाकी, पहला हक उनका है। अरे पिछले 5 साल में ऐसे बेशुमार लोग जो हैं वो हाँ जान छोड़ गए बिल्कुल अपने मसाइल की बुनियाद पे। बिल्कुल। तो पहले हक उन लोगों का है जो लाहौर के एवेन्यू स्टूडियो में रोज शाम को आके बैठते हैं इस आसरे पे कि कभी ना कभी तो काम खुलेगा। अब काम खुलने का वक्त आया तो पहला राइट उनके, और वो काम जानते हैं। माजी में उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है उन्होंने, बड़े अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस आज भी 2-4 हैं हमारे ये हमारे एक राइटर थे सईद साली साहब, उनके भाई सईद साली के तारिक साहली, तारिक साली, उनका भी इंतकाल हो गया ना। इंतकाल हुआ। इंतकाल से एक दिन पहले वो मेरे घर आए हैं। वो बैठे रहे हैं सोफे पे। अच्छे राइटर हैं, उन्होंने एक फिल्म बड़े लिखी थी, अभी मैं कर रहा हूँ, हम्म। अल्ताफ हुसैन साहब मरूम ने वो फिल्म शुरू की थी, तेरे प्यार नु सलाम। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, फैमिली हाँ, वो ओरिएंटेड है। लिख रहे थे। हाँ तो मैं जब वो मेरे पास आए तो वो कुछ बात करना चाहते थे, बात नहीं कर सके, वीक हो गए थे बहुत। बहुत वीक हो गए थे। और मेरे दिल में था कि ये कुछ कहना चाहते हैं, और मैं भी शर्मिंदा होता हुआ कुछ पूछना नहीं चाह रहा था। लेकिन अगले दिन जब उनके इंतकाल की खबर देखी तो मुझे एहसास हुआ कि बंदा तो मेरे पास बैठा हुआ था लेकिन खोया कहीं और हुआ था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेलकम। थैंक यू। फिर अगला प्रोग्राम जो है आपका ड्यू रहा है जी। हम बाकायदा सवाल जवाब लिखेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे। अल्लाह करे कि आपका और हमारा अगला जो प्रोग्राम हो उसमें फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी, कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश हो रही है। सिर्फ फंडिंग शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह हम संभालेंगे इसको। और मैंने खुले अल्फाज में अपने साथियों को कहा है, अब आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहते हो। और मैंने कहा कि एक आपको सिस्टम होगा, उस सिस्टम को जो फॉलो करेगा, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, वो शायर हो, टेक्नीशियन हो, कैमरामैन हो, एडिटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, फाइट इंस्ट्रक्टर हो, कोरियोग्राफर हो, कोई हो, उस सिस्टम को फॉलो करके काम करेगा तो वो काम कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। फिर क्योंकि 2 बजे आना, 4 बजे आना, ये मैं किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपको टाइम पे आना पड़ेगा, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है, वो उसकी पाबंदी आप करेंगे तो वो आपको आगे ले जाता है, वरना आप खुदे लाइन लग जाते हैं। जी ये बहुत नुकसानदेह हुआ ना बिल्कुल कि सुल्तान रईस साहब के पास एक वक्त में सैकड़ों फिल्में हैं। हाल वो ये निकालते हैं कि 3 शिफ्टें जो होती हैं फिल्म की शूटिंग की, तो उन्होंने एडजस्टमेंट के लिए वो 3 को 4 शिफ्टें बना दिया। जब मैं आपको बताऊं, 24 घंटे एक एक्टर को आप मसरूफ रखेंगे तो एक्टर तो आपसे पता नहीं लाखों रुपए लेता होगा, लेकिन जो बाकी टीम है फिल्म की जो छोटे छोटे पैसे लेते हैं, जब आप उनसे 24 घंटे काम कर रहे हैं तो
तो वो आपको क्या आउटपुट देंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो रूल्स को फॉलो करेगा वो फिर खावर साहब काम करेगा। इंशाल्लाह जी, हम हाँ। आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक अच्छा हुआ।